हे गाइस, वेलकम बैक टू द पाठशाला। और आज अपन लोग मेंस का जो बैच कर रहे हैं उसकी सीरीज को आगे और बढ़ाते हुए लेक्चर नंबर 3 पर पहुंचते हैं और हम कर रहे हैं पैराजम्बल चैप्टर। पैराजम्बल आपको पता है 20 नंबरों का आता है और इस सीरीज के थ्रू आपको 20 में से 20 नंबर लेके आना है। और इसके लिए हमने इसके पहले के जो लेक्चर देखे, लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2, वो दोनों थे सेंटेंस टाइप पे कि अगर आपका पैराजम्बल सेंटेंस पे बेस्ड है तो उसको कैसे आप क्रैक करोगे। और आज जो आप सीखने वाले हो वो सीखने वाले हो कि अगर पैराग्राफ अगर आपके पास ब्रेक करके आता है पैराजम्बल के फॉर्म में तो पैराग्राफ कैसे अरेंज करोगे, कैसे सीक्वेंस को देखोगे। जैसे आपका सेंटेंस का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है कि सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट जो भी होता है आपका वो नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है। नाउन या प्रोनाउन के विषय में एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए हम एग्जैक्टिव इस्तेमाल करते हैं। नाउन के जो है डेफिनेट इनडेफिनेट होने की स्थिति में हम आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से हमने एडवर्ब सीखा है, कंजक्शन सीखा है, प्रीपोजिशन सीखा है और उन्हीं ग्रामर के छोटे छोटे पार्ट्स को एक साथ मैच कराते हैं, देखते हैं कि उसे कहाँ कहाँ काट काट के टुकड़ों में रखा गया है। सेंटेंस टाइप अगर आता है तो ये हम आसानी से कर पाते हैं। और आज जो देखना है वो आज देखना है पैसेज अगर ब्रेक करके आता है तो जैसे सेंटेंस का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है वैसे ही पैराग्राफ का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है। तो पैराग्राफ टाइप अगर आता है, पैसेज टाइप अगर आता है तो आपको कैसे देखना है। तो रूल नंबर 1 देखेंगे, बिल्कुल बेसिक सा ढांचा है, इस ढांचे को समझेंगे। जैसे एक बात तो आपको पता है, रूल नंबर 1 को नाम दिया गया है नाउन प्रोनाउन अप्रोच और ये बहुत हैंडी है, बहुत कारगर है। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें से तकरीबन 70% क्वेश्चंस पे ये लग जाता है, 70% क्वेश्चन पे लग जाता है। और ये रूल क्या कहता है? ये रूल ये कहता है कि अगर आपके सेंटेंस में नाउन आया है और उसी का प्रोनाउन दिखाई दे रहा है, किसी पार्ट में नाउन है और किसी पार्ट में प्रोनाउन है, तो आपको हमेशा याद रखना है कि नाउन वाला जो पार्ट है वो हमेशा पहले आएगा, प्रोनाउन वाला पार्ट हमेशा बाद में आएगा। ये बहुत छोटी सी बात है। जो बच्चे इसे जानते हैं इस बार थोड़ा इसको मजबूत कर लें और जो बच्चे नहीं जानते हैं उसे इस बात को समझ लें। अब ये जब हम रूल पढ़ते हैं तो इनको अप्लाई करना भी हमें आना चाहिए। सो हम जब एग्जाम्पल लेंगे तो इसको अप्लाई करके चेक करेंगे कि कैसे इसको अप्लाई करते हैं। इसके अलावा जो चीज़ आप नहीं जानते हो वो नहीं जानते हो कि पैराग्राफ का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। पैराग्राफ का स्ट्रक्चर देखो कुछ इस तरीके से बनता है कि जब भी हम कोई चीज़ डिफाइन करने निकलते हैं, हमने नाउन डिफाइन किया, नाउन डिफाइन करने के बाद उसके अगले ही पार्ट में इमीडिएटली हम क्या करते हैं, हम प्रोनाउन डिफाइन करते हैं। क्या करते हैं? हम प्रोनाउन डिफाइन करते हैं। तो नाउन के जस्ट अगले ही बाद अगर हमको उस नाउन के विषय में इंफॉर्मेशन देना है, अब नाउन हम यूज नहीं करना चाहते तो हम क्या करते हैं, हम प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। एक स्ट्रक्चर पैराग्राफ जब हम बनाते हैं तो उस पैराग्राफ का स्ट्रक्चर बनाते वक्त कुछ चीज़ों का ध्यान दिया गया। जब भी ग्रामरियन ने इस चीज़ को बनाया था कि पैराग्राफ का एक सेट पैटर्न होना चाहिए, तो सेट पैटर्न कैसा होना चाहिए, नाउन, नाउन के बाद उसका तुरंत जो है प्रोनाउन लिया जाता है। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल जो है गैप है, क्या है, ब्लॉक है, इधर पे नो प्रोनाउन है, क्या है, नो प्रोनाउन है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसके बाद अगर कोई गैप मिल गया, नाउन आया, उसका प्रोनाउन आया, गैप मिल गया, तो गैप के बाद फिर से नाउन स्टार्ट होगा। क्या होगा? फिर से नाउन स्टार्ट होगा, उसके बाद प्रोनाउन हो सकता है, उसके बाद प्रोनाउन हो सकता है, उसके बाद गैप हो सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि गैप के बाद फिर से प्रोनाउन नहीं लिया जाता है, गैप के बाद फिर से प्रोनाउन नहीं लिया जाता है। ये पैराग्राफ का एक स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के तहत चला जाता है। तो आपको हमेशा ध्यान देना है। फॉर एक एग्जाम्पल कि अगर मैं एक वन पार्ट में देख रहा हूं कोई नाउन, क्या देख रहा हूं, वन पार्ट में देख रहा हूं कोई नाउन, और ध्यान से देखिएगा ऑप्शन हमारा P है, ऑप्शन हमारा Q है, हमारा S है, हमारा R है। अब इस नाउन का हमने देखा प्रोनाउन है यहाँ पे और यहाँ पे प्रोनाउन है और यहाँ पे प्रोनाउन नहीं है और यहाँ पे प्रोनाउन नहीं है। तो जो सीक्वेंस आना चाहिए, सीक्वेंस आना चाहिए 1QR या फिर 1RQ। ये सीक्वेंस हमेशा रहेगा। इस सीक्वेंस में कुछ और नहीं लगा सकते। इस सीक्वेंस में आप P और S को फिट नहीं कर सकते। नाउन, उसका प्रोनाउन और उसका प्रोनाउन, ये प्रोनाउन और ये प्रोनाउन इसी नाउन का प्रोनाउन होना चाहिए। तो जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं वो इस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। ये पैराग्राफ बनाने का एक तरीका है। तो इसी को बोलते हैं नाउन प्रोनाउन अप्रोच। तो जब भी पैराग्राफ जो है जंबल्ड फॉर्म में आएगा, पैराजंबल के फॉर्म में, तो हम इन बातों का, एक तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, दूसरा इस चीज का ध्यान रखेंगे। इसके बाद अपन दूसरा रूल सीखने चलते हैं। दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल है ओपनिंग क्लोजिंग सेंटेंस अप्रोच बोलते हैं इसको, ओपनिंग क्लोजिंग सेंटेंस। कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको देख के हमें पता चलता है कि इससे सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है।
सो हमें एक चीज को ध्यान देना है, ओपनिंग क्लोजिंग सेंटेंस अप्रोच में हम क्या चीजें देखते हैं। एक तो रूल नंबर 1 ही अप्लाई करते हैं, अगर हमें नाउन दिया हो, अगर हमें प्रोनाउन दिया हो, तो हमें ये पता है कि हम नाउन से सेंटेंस की स्टार्टिंग तो कर सकते हैं पर प्रोनाउन से नहीं कर सकते। लेकिन ध्यान रखना है कि इट और देयर तो ऐसा प्रोनाउन है जो इंट्रोडक्टरी होता है। क्या होता है? इंट्रोडक्टरी होता है और उसी पार्ट में मेंशन होता है उसका नाउन। तो अगर मान लो पी पार्ट में आपने इट देखा या देयर देखा और पी पार्ट में ही जिसके लिए इट इस्तेमाल किया गया है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के फॉर्म में, अगर वही मेंशन है तो हम इसको ले सकते हैं ओपनिंग सेंटेंस। तो इट और देयर के वक्त खास करके आपको ध्यान देना है, कहीं ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की तरह तो इस्तेमाल नहीं किया गया है। अगर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किया गया है और उसी वाले पार्ट में अगर नाउन मेंशन है तो इसको हम ओपनिंग सेंटेंस की तरह ले सकते हैं। सो नाउन प्रोनाउन में बस इसी चीज का ध्यान रखना है कि नाउन से स्टार्ट कर सकते हैं, प्रोनाउन से स्टार्ट नहीं कर सकते। लेकिन इट और देयर अगर आया हो तो सावधानी थोड़ी बरतनी पड़ती है हमको कि ये कहीं इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल तो नहीं हुआ है और उसी में उसका नाउन तो मेंशन नहीं है। अगर उसी में उसका नाउन मेंशन है तो हम इसको ओपनिंग सेंटेंस के फॉर्म में ले सकते हैं। इसके अलावा आर्टिकल का बड़ा ध्यान देना होता है। आर्टिकल जो ए और एन होता है, जैसे हम लिखते हैं ना देयर वॉज ए किंग, क्या बोलते हैं हम? देयर वॉज ए किंग, द किंग। तो आपको ध्यान रखना है कि ए और एन जब आर्टिकल आपको देखने को मिले तो ये ओपनिंग सेंटेंस हो सकता है। क्या हो सकता है? ये ओपनिंग सेंटेंस हो सकता है। अगर द देख रहे हो आप, द कह लो या दी कह लो, दो इसके प्रोनाउंसिएशन होते हैं, ये ओपनिंग सेंटेंस में नहीं आ सकता है। क्या ये ओपनिंग सेंटेंस में नहीं आ सकता है? क्योंकि द क्या होता है, जब पहली बार किसी चीज को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जब पहली बार किसी चीज को इंट्रोड्यूस किया जाता है तो हम ए और एन का इस्तेमाल करते हैं। फिर उसको दोबारा बताना होता है तो हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। और ये वाला रूल भी बहुत हैंडी रहेगा आपके पैराजंबल को सॉल्व करने में। आज जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसमें भी काफी सारी चीजें सीखने को मिलेगा। इसमें एक चीज और, मैं एक और रूल ले लेता हूं यहीं पे, डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड डिमोस्ट्रेटिव एग्जेक्टिव, ये दोनों का बड़ा खास करके रोल रहता है। डिमोस्ट्रेटिव ये प्रोनाउन हो सकता है या फिर एग्जेक्टिव हो सकता है। ये दोनों बहुत खास करके आते हैं। जैसे हम बोले दिस, दैट, दीज, दोज, सच, द सेम, ये सब क्या करते हैं? ये किसी ना किसी को पॉइंट आउट करते हैं या किसी ना किसी चीज को डिमोन्स्ट्रेट करते हैं। तो जब भी हम इस चीज को देखें, दिस को, दैट को, दीज को, दोज को, सच को, द सेम को, तो हमें हमेशा ये चेक करना होगा कि ये किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। ये जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं वो वाला पार्ट पहले आएगा और ये बाद में आएंगे। क्या? ये जिसकी तरफ इशारा करेंगे पहले वो मेंशन होगा, बाद में ये मेंशन होगा। तो इस तरीके से हम पेयर बना सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि ये वाला पार्ट पहले आएगा, ये वाला पार्ट बाद में। तो एलिमिनेशन में ये सारे रूल बड़े काम आते हैं। चलो थोड़ा सा और रूल देख लेते हैं, अभी क्वेश्चन पे सब अप्लाई करेंगे अपन लोग। ये है, हम कनेक्टर्स बोलते हैं। हमने सेंटेंस टाइप में कनेक्टर्स का रोल देखा, कंजक्शन का रोल देखा, या ट्रांजिशन वर्ड्स भी इनको बोलते हैं। ये ट्रांजिट करते हैं एक चीज से दूसरी चीजों को। अब इसमें देखो कुछ चीजें होती है, जब कनेक्टर्स आपके आते हैं तो आपको पैरेलल स्ट्रक्चर देखना होता है। कंजक्शन का अगर आपने चैप्टर ठीक से पढ़ रखा है तो उसका आपको पता होगा कि कौन से ऐसे कनेक्टर्स हैं जो अपने आजू बाजू पैरेलल स्ट्रक्चर लेते हैं, बिल्कुल सिमिलर थॉट को कनेक्ट करते हैं, और कौन अपोजिट थॉट को कनेक्ट करते हैं। तो इसमें आपको खास करके ध्यान देना होगा। देखो कुछ कीवर्ड्स मैंने ले लिए, कुछ कनेक्टर्स ले लिए, ऑल्दो, दो, इफ, अंटिल, सिंस, बट, आफ्टर, अल्टरनेटिवली, बिसाइड्स, देन, येट, बिकॉज, consequently, notwithstanding, and when, meanwhile, so, whoever, whatever, whenever, nevertheless, therefore, furthermore, whereas, moreover भी एक इसमें और है। तो ये सारे के सारे जो शब्द हैं ये बताते हैं ट्रांजिशन वर्ड्स है। इन ट्रांजिशन वर्ड को खास करके ध्यान देना होगा कि ये किस चीज को कनेक्ट कर रहे हैं, किस चीज को ट्रांजिट कर रहे हैं। ये हम प्रैक्टिस में ज्यादा बेहतर सीख पाएंगे। कुछ रूल और हैं, लेकिन आज की क्लास में कुछ और रूल नहीं लेते हैं क्योंकि इन पे फोकस करना बहुत जरूरी है। तो हम डायरेक्ट जंप करेंगे आज के एग्जाम्पल पे कि आज का एग्जाम्पल क्या है। और हम सबसे पहले पहला एग्जाम्पल लेंगे। पहला एग्जाम्पल हमारा कुछ है, अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वॉइस। ये कहावत है जो कहा गया है, अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। अब हिंदी आसान है, कुछ लोगों को समझ में आता है हिंदी। मैं कोशिश यही कर रहा हूं कि आपको हिंदी ना समझनी पड़े किसी चीज़ों को। ज़्यादातर हम ग्रामेटिकल जो चीज़ है, हमने जो फॉर्मेशन ग्रामर के सीखे हैं, जो टॉपिक छोटे छोटे सीखे हैं,
उनको यहाँ पे अप्लाई करते हैं। यहाँ पे अप्लाई करने का फायदा ये होगा कि वो चीज़ जो है आपके ग्रामर और सेंटेंस, स्पॉट द एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट सब में आप अप्लाई कर पाओगे अगर उसको यहाँ पे भी अप्लाई कर रहे हो तो चलो एक बार मैं सेंस को छोड़ते हुए थोड़ा जो चीज़ हम रूल्स में देख रहे हैं वो रूल्स अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो जो पार्ट ऑफ स्पीच है, जितने पार्ट्स होते हैं वो सारे के सारे आप थोड़ा सा इसमें फोकस करने की कोशिश करोगे। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। एक तो सबसे पहला आर नॉट रूल आप हर जगह अप्लाई करोगे। पहले तो ऑप्शन देख सकते हो, क्यू क्यू पी एस, क्यू क्यू पी एस ऐसे दिया हुआ है और मैंने आपको बताया था कि जब इस तरीके से दो दिया हो तो बहुत कंफ्यूज करते हैं और दो में 90% चांसेस होता है कि इन दो में ऑप्शंस ना हो। चलो अपन देखते हैं। बट फॉर द मॉर्निंग टी, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बट फॉर द मॉर्निंग टी, ये एक कनेक्टर है, दो अपोजिट चीजों को कनेक्ट करता है। बट फॉर द मॉर्निंग टी आई हैड टू वेट फॉर समवन टू गेट अप बिफोर मी। दिस सेइंग इंस्पायर्ड मी टू राइज, मैंने आपको बोला ना दिस सेइंग लिखा हुआ है, दिस सेइंग क्या कर रहा है, दिस सेइंग, और सेइंग का मतलब कहावत हो गया। ये किसको पॉइंट आउट कर रहा है, ये पॉइंट आउट कर रहा है वन को। दैट डे आई वॉज द फर्स्ट टू गेट अप, लिखा हुआ है दैट डे आई वॉज द फर्स्ट टू गेट अप, हिंदी रूपांतरण इसका कुछ इस तरीके से, उस दिन आई वॉज द फर्स्ट टू गेट अप, मैं सबसे पहले उठा था। वन डे आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यहां पे लिखा है वन डे। अब ये दैट डे, दिस यहां पे है दैट डे किसको पॉइंट आउट कर रहा है, वन डे को। एक दिन मैं उठा था, उस दिन मैं पहला उठने वाला था। हिंदी अगर आप रूपांतरण करोगे तो कुछ ऐसे ही करोगे। देन आई रियलाइज दैट इट वॉज ए वेस्ट ऑफ टाइम टू गेट अप अर्ली, वेट फॉर द मॉर्निंग टी। अब ध्यान से देखो कि आपको ये पता है, हिंट कैसे निकाल सकते हो कि भैया ये जो दैट है वन डे को पॉइंट आउट कर रहा है, इसका ये मतलब है एस पहले आना चाहिए, आर बाद में आना चाहिए। अब दिस को इसको पॉइंट आउट कर रहा है वन को, तो आप वन के बाद क्यू आना चाहिए और एस और आर से पहले आना चाहिए। वन के बाद क्यू इनमें है और ये दोनों तो आपने काट दिया, चलो ठीक है, नहीं है। अब उसके बाद क्या है, आपका एस आर से पहले आना चाहिए, एस आर से पहले यहां पे आ रहा है, यहां पे बाद में आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो दो चीजें आपने निकाली कि वन के साथ क्यू आएगा और एस और आर जो है क्या होगा, एस पहले आएगा आर बाद में आएगा। इससे आपका क्वेश्चन निकल गया। अब हमें से बहुत सारे, मतलब ये तो थोड़ा इजी है, इसकी मीनिंग भी बहुत आसान है, लेकिन आप इस बात को देखोगे अगर सेंस से मैच कराओगे तो जो टाइम है वो आपका 20 सेकेंड लगेगा पढ़ने के बाद, पढ़ने का टाइम अलग है, उसके बाद सॉल्व करने में 20 सेकंड लगेगा, किसी बच्चे को 40 सेकंड लगेगा। लेकिन अगर आप ये अप्लाई कर पा रहे हो तो आपको 10 सेकंड में काम हो जाएगा। तो ये जो टाइम बचता है, ये टाइम आप वहां पे लगा सकते हो जहां पे जैसे क्लोज टेस्ट हो गया, उसको कई बार रीड करना होता है, कई बार समझना होता है, जो आपके पैसे जाते हैं उसमें टाइम देने की जरूरत होती है। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको समय देना पड़ता है, पैराजंबल में भी, तो ये समय यहां से बताओगे तो वहां पे उसको लिख के सेंटेंस फॉर्म करके भी कर लोगे, तो टाइम बचाना एग्जाम में बहुत जरूरी है। तो इस तरीके से आप टाइम बचा सकते हो। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ अपन मूव करते हैं। द डिकेड ऑफ द 70s, द डिकेड ऑफ द 70s एंड इज ए प्रॉपर फील्ड ऑफ स्टडी। यहां पे देखिए लिखा हुआ है एंड इज ए प्रॉपर फील्ड ऑफ स्टडी ऑफ द आइडिया दैट, मैं सिर्फ और सिर्फ एक काम कर रहा हूं कि वो कनेक्टर्स ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। ऑफ द आइडिया दैट, अब ये द आइडिया किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये भी आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि द आइडिया लिख रहा है मतलब पर्टिकुलर किसी आइडिया की बात कर रहा है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो आइडिया पहले आएगा, ये फिर बाद में आएगा। वुमेन्स लिटरेचर एग्जिस्ट, अब मेरे हिसाब से तो यार ये यही दिखाई दे रहा है आइडिया। साई ग्रोइंग एक्सेप्टेंस, अब एक चीज तो एक ध्यान से देखिएगा, द डिकेड ऑफ द 70s, ये आपका पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। क्या है सब्जेक्ट? सब्जेक्ट के बाद आपका वर्ब आना चाहिए, ना यहां पे दिखाई दे रहा है, ना यहां पे दिखाई दे रहा है, यहां पे दिखाई दे रहा है। साई ग्रोइंग एक्सेप्टेंस, तो वन के बाद एस आना चाहिए, सब्जेक्ट के बाद इसका वर्ब आना चाहिए। और ऑप्शन देख लो, अच्छा एस इधर है, पी इधर है, क्यू इधर है, आर इधर है, क्वेश्चन लगाने की जरूरत ही नहीं है। और ये शायद सेंटेंस टाइप है, पैराग्राफ टाइप में आ गया, लेकिन देख रहे हो ये सब्जेक्ट और उसका वर्ब लेके के ही काम हो गया, सब्जेक्ट और उसका वर्ब देख के ही काम हो गया क्वेश्चन का। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब चलो एक बार इसको रीड आउट कर लेते हैं। एस क्यू अगर आरपी अगर दिया हुआ है तो क्या इसमें सही जा रहा है, एक बार समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। अगर समय मिल गया तो कई बार हम रिवीजन करते हैं कि हमने सही किया या गलत किया। द डिकेड ऑफ द 70s, और हमारा ऑप्शन बोल रहा है एस आएगा, साई ग्रोइंग एक्सेप्टेंस, उसके बाद आएगा क्यू ऑफ द आइडिया दैट, साई ग्रोइंग एक्सेप्टेंस ऑफ द आइडिया दैट वुमेन्स लिटरेचर एग्जिस्ट एंड इज ए प्रॉपर फील्ड ऑफ स्टडी। देखो अब लिखा हुआ है एंड किसको कनेक्ट करना चाहिए, एंड इज ए प्रॉपर फील्ड ऑफ स्टडी। क्या प्रॉपर फील्ड ऑफ स्टडी है? वुमेन्स लिटरेचर, ये लिटरेचर की बात कर रहा है कि प्रॉपर फील्ड ऑफ वुमेन्स लिटरेचर इज ए प्रॉपर फील्ड ऑफ स्टडी। तो इसके बाद है इन मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, इसका ये मतलब है कि जो हमने फॉर्म किया है सेंस के हिसाब से बिल्कुल सही जा रहा है। अगर कोई सेंस लगाने की कोशिश करेगा तो भी सही जा रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन कितनी देर में सॉल्व हो गया, ये सब्जेक्ट, ये हमारा वर्ब और ऑप्शन ऐसे दिए हैं कि क्लिक हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे अपन लोग। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 3 है, ए डॉग स्टोल ए पीस ऑफ मीट फ्रॉम ए बचर शॉप,
he barked in anger, he ran to the jungle with the piece of meat, he saw his reflection, he crossed a river, on the way he lost his piece of meat. ये आपने कहावत सुनी होगी, ये कहावत सुनी है, बचपन में बहुत बार ये कहानी सुनी है, लोगों ने इसको सुनाया होगा। कहावत तो नहीं, कहानी सुनाते हैं और अक्सर करके सुनाते हैं, और ये आपके पोएम्स वगैरह भी मिलता होगा, स्टोरी वगैरह में मिलता है, ठीक है। ए डॉग स्टोल ए पीस ऑफ मीट, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है ए पीस ऑफ मीट फ्रॉम ए बिचर शॉप, ही बार्क्ड इन एंकर, ही रैन टू द जंगल विद द पीस ऑफ मीट। यहाँ पे देखो द है, अब इस किसको पॉइंट आउट कर रहा है, ए पीस इंट्रोड्यूस किया है, फिर द लगाया है। तो ए डॉग स्टोल ए पीस ऑफ मीट फ्रॉम ए बिचर शॉप, ही रैन टू द जंगल विद द पीस ऑफ मीट, ही saw his reflection, he crossed a river on the way। ऑन द वे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑन द वे मतलब रैन टू द जंगल गया है, ऑन द वे ये इसके बाद आना चाहिए, ठीक है। ही saw his reflection, he crossed a river, ये रिफ्लेक्शन कहां देखेगा, रिवर में देखेगा। और उसके बाद क्या हुआ, ही barked in it, जैसे रिफ्लेक्शन उसने देखा, उसने क्या किया, बार्क किया, क्या किया, बार्क किया, और वो जैसे ही मुंह में टुकड़ा दबाया था, जैसे भौंकना चालू करेगा और वो गिर जाएगा। तो कहानी ये हमने बचपन में सुनी थी। तो अपन क्या है, कैसे लगाएंगे, ये वही वाला हर रूल है, ये आर्टिकल अप्रोच से निकल जाएगा। ए पीस इंट्रोड्यूस किया, द पीस यहां पे लेके आए, उसके बाद एक क्रोनोलॉजी, इसी में आप पढ़ोगे कि किसी भी काम के होने का एक क्रोनोलॉजी होता है, तो इसमें क्रोनोलॉजी अप्रोच भी लगाओगे तो बहुत आसानी से लग जाएगा। तो 1 के बाद जो आपका आना चाहिए क्यू, और ऑप्शन आपके पास 3 है क्यू, एक ही काट पाओगे। उसके बाद ही रैन टू द जंगल विद द पीस ऑफ मीट, ही क्रॉस्ड ए रिवर ऑन द वे, ऑन द वे की बात कर रहा है क्योंकि ये जे है, उसके बाद ऐसा आएगा, क्यू के बाद ही सॉ हिज रिफ्लेक्शन आर, और ही बार्क्ड पी। 1 क्यू एस आर पी, 1 क्यू एस आर पी, बी इज द करेक्ट ऑप्शन यहां पे होगा। अब आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो धीरे धीरे प्रैक्टिस करके इसे सीखेंगे। जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे और जितना इस अप्रोच को लगाना स्टार्ट करोगे, उतना ही आपका टाइम सेव होने लगेगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे पहुंचते हैं अपन लोग। रमैया एंड समैया वर 2 पुअर यंग मैन। रमैया एंड समैया, बहुत कहानियां सुनाई जाती थी। रमैया एंड समैया वर 2 पुअर यंग मैन। अब लिखा है ऑन मार्केट डे, ध्यान से देखिएगा, ऑन मार्केट डे दे सोल्ड दियर लेबर, दे सोल्ड दियर लेबर, दे लिव्ड नियर महेशपुर ऑन अदर डे। ऑन अदर डे लिखा है, ऑन मार्केट डे ऑन अदर डे, मतलब पहले किसी दिन का बातचीत हुआ होगा तभी तो दूसरे दिन की बातचीत होगी। इसका मतलब साफ साफ पता चल रहा है कि पी आर से पहले आना चाहिए। दे वांटेड रेगुलर वर्क, द हेडमैन गिव देम 2 पायलट्स। एक तो ये भी समझिए कि हम यहाँ पे रमैया एंड समैया को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। रमैया एंड समैया वर 2 पुअर यंग मैन, वो यहाँ पे रहते थे। अगली कहानी उसके बाद क्या है, अगली कहानी इसके बाद, दे लिव्ड नियर महेशपुर। तो 1 के बाद क्यू आना चाहिए, साफ साफ विजिबल है। 1 के बाद क्यू एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे भी आते हैं जो बहुत आसान है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। उसके बाद है रॉजर वॉन्टेड टू बिकम ए डॉक्टर, ध्यान से देखिएगा, रॉजर वॉन्टेड टू बिकम ए डॉक्टर, ही पुट अवे इनफ मनी टू पे हिज फर्स्ट ईयर फीस, ही कुड नॉट अफोर्ड द फीस, अनडाउंटेड he got himself a job in the dockyard, however he came from a poor family, once enrolled he was recognized as a gifted student and scholarship took care to the rest of this studies। अब ध्यान से देखिएगा, रेस्ट ऑफ दिस स्टडीज यहाँ पे हिज स्टडीज होगा, टाइपो एरर होगा। Roger wanted to become a doctor. He put away enough money to pay. He put away enough money to pay his first year fees. He could not afford the fees. Undaunted, he got himself a job in the dockyard. However, he came from a poor family. यहाँ पे एक चीज है, कनेक्टर दिया हुआ है however. ये ट्रांजिशन वर्ड इसको बोलते हैं, ट्रांजिट वर्ड भी बोलते हैं। however, यद्यपि, he came from a poor family. इसको हिंदी में यद्यपि बोलते हैं। ये क्या बताता है कि हम किसी चीज में समर्थ नहीं है, फिर भी हमने वो काम किया। तो आप सेंटेंस को कैसे जोड़ोगे, ट्रांजिट कैसे करोगे? हाउएवर ही केम फ्रॉम ए पुअर फैमिली, ही पुट अवे इनफ मनी टू पे हिज फर्स्ट ईयर फीस। तो एस के साथ पी जाना चाहिए, किस क्या जाना चाहिए? एस के साथ पी जाना चाहिए। हाउएवर ही केम फ्रॉम ए पुअर फैमिली, ही पुट अवे इनफ मनी टू पे हिज फर्स्ट ईयर। अगर वो गरीब परिवार से आता है तो वो यार फीस तो कलेक्ट नहीं कर सकता है, वो फीस कलेक्ट नहीं कर सकता है ना। तो हाउएवर क्या कर रहा है, हमको कनेक्टर्स अच्छे से पता होना चाहिए। कनेक्टर कैसे जोड़ते हैं? हाउएवर ऐसे जोड़ता है कि
हम किसी चीज को कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इस चीज में समर्थ नहीं है, फिर भी हमने काम किया, सेंटेंस ऐसे ही जुड़ता है। तो हाउएवर ही केम फ्रॉम ए पुअर फैमिली, ही पुट अवे इनफ मनी टू पे हिज फर्स्ट ईयर फीस। तो एस और पी एक साथ आना चाहिए, एक पेयर मिला, पहले ऑप्शन देख लो कहीं है क्या। एस आर पी क्यू, पी आर एस क्यू, एस क्यू आर पी, क्यू आर एस पी, यहीं पे सिर्फ एक जगह है जो एस पी साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसका ये मतलब है कि हमें ऑप्शन मिल गया सीधे सीधे। तो जब आप पेयर बनाते हो तो कई बार एक पेयर से भी काम चल जाता है, कई बार दो पेयर से काम चल जाता है। तो इस तरीके के हिंट आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे निकालोगे। अब जैसे पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ गई, खाली ये एक ट्रांजिशन वर्ड है, हमने सब कुछ पढ़ा, हमने इस कनेक्टर को देखा, इस कनेक्टर से ये चीज समझा कि ये दो कौन सी चीजों को कनेक्ट करता है। यहाँ पे ये पता चला कि ये हाउएवर ऐसी चीज को कनेक्ट करता है कि हम किसी चीज में समर्थ नहीं है, फिर भी हमने वो काम कर लिया। तो हाउएवर ही केम फ्रॉम ए पुअर फैमिली, ही पुट अवे इनफ मनी टू पे हिज फर्स्ट ईयर फीस। ठीक है, अब एक बार चलो अच्छा मैच करा के भी देख लेते हैं कि क्या सेंस सही से मैच कर रहा है। रॉजर वांटेड टू बिकम ए डॉक्टर, उसके बाद दिया है क्यों, ही कुड नॉट अफोर्ड द फीस। अब बात सही है, रॉजर वांटेड टू बिकम ए डॉक्टर, ही कुड नॉट अफोर्ड द फीस, वो फीस अफोर्ड नहीं कर सकता था। उसके बाद अनडाउटेड ही गॉट हिमसेल्फ ए जॉब इन द डॉकयार्ड। अब वो उसने क्या है, अनडाउटेड का मतलब क्या होता है, निर्भय रूप से, या जो कोई काम नहीं कर सकता है उसके बाद भी जबरदस्ती किसी तरीके से वो कर ले। ठीक है, तो वो क्या हुआ, ही गॉट हिमसेल्फ ए जॉब इन द डॉकयार्ड, उसने डॉकयार्ड में एक जॉब खोल ली। हाउएवर ही केम फ्रॉम ए पुअर फैमिली, यद्यपि वो पुअर फैमिली से आता था, दो ही पुट अवे इनफ मनी टू पे हिज फर्स्ट ईयर फीस। Once enrolled, he was recognized as a gifted student and scholarship took care to the rest of this studies. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका डी। इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, I went to my friend last week. I went to my friend last week. He politely refused to oblige me. अब यहां पे देखना, he politely refused to oblige me. he क्या बता रहा है, my friend को बता रहा है ही। तो इसका यह मतलब है कि माई फ्रेंड के बाद अगले में ही आना चाहिए। आई डिड नॉट स्पीक इवन ए सिंगल वर्ड। यहां पे देखो इसका प्रोनाउन नहीं है, यहां पे प्रोनाउन है, यहां पे इसका प्रोनाउन नहीं है। तो कहने का मतलब वन के साथ पी आएगा, क्यू इसके साथ नहीं आएगा जस्ट इसके इमीडिएट बाद। एक्चुअली आई वॉन्टेड हिज स्कूटर, मैं उसका स्कूटर चाहता था। ये हिज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी माई फ्रेंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब है कि वन पी आर साथ में आना चाहिए, वन आर पी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब ये दोनों में से कोई सीक्वेंस हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट क्यू इनके बीच में नहीं आएगा। तो अभी आपको ऑप्शन देखना है, पी आर आर पी दोनों दिया हुआ है, पी आर और आर पी दोनों दिया हुआ है, और यहाँ पे आर पी दिया हुआ है, और यहाँ पे वन के साथ में चाहिए आर पी पी आर, और ये दोनों पार्ट नहीं होंगे, साफ साफ दिख गया। अब ध्यान से देखिएगा, आई फेल्ट असेम्ड ऑफ माई सेल्फ, आई वॉज मिस्टेकन इन असेसिंग ए ट्रू फ्रेंडशिप। तो अब आपको सिर्फ आरपी और पीआर का सीक्वेंस चेक करना है कि क्या सही होगा। अब हम आरपी, पी भी ध्यान से पढ़ते, आर भी ध्यान पढ़ते। ही पोलाइटली रिफ्यूज टू ओब्लाइज मी। अरे कोई रिफ्यूज कब करेगा, जब किसी चीज की डिमांड करोगे। तो यहां पे लिखा है आई वॉन्टेड हिज स्कूटर फॉर ए डे, आई वॉन्टेड हिज स्कूटर फॉर ए डे। अब यहां पे सिर्फ ध्यान आपको यह देना है, इस क्वेश्चन में गलती हो सकती है, एक्चुअली दिया हुआ है, एक्चुअली दिया है। अगर ये एक्चुअली ना होता तो सीक्वेंस क्या होता, अगर एक्चुअली ना होता तो सीक्वेंस होता वन आर पी। क्या होता, वन आर पी। हम इसको ऐसे कर सकते थे, आई वेंट टू माई फ्रेंड लास्ट वीक, हम अपने दोस्त के घर पिछले सप्ताह गए। आई वॉन्टेड हिज स्कूटर फॉर ए डे, मैं उसका एक दिन के लिए स्कूटर चाहता था। ही पोलाइटली रिफ्यूज टू ओब्लाइज मी, उसने क्या किया, पोलाइटली रिफ्यूज कर दिया। अब जैसे ही ये एक्चुअली लगा हुआ है, एक्चुअली लगे होने का मतलब क्या हुआ कि ये जो चीज है, ये जो दो पार्ट मैंने अभी आपको बताया कि मैं घर गया, मैं जो है आई वांटेड, मैं उसका स्कूटर एक दिन के लिए चाहता था, उसने मना कर दिया। तो अगर इस चीज को हम रिवर्स साइड में कहें ऐसा, उसने मुझे मना कर दिया, क्यों, एक्चुअली मैं ये चाहता था, इस वजह से उसने मना कर दिया। तो इस चीज को घुमा के रखा गया है। कहने का मतलब है कि आपको पी पहले लेना पड़ेगा एक्चुअली की वजह से। आई वेंट टू माई फ्रेंड लास्ट वीक, अब इसके बाद सेंटेंस सीधा ये लाइन ठोक दी गई, ही पोलाइटली रिफ्यूज टू ओब्लाइज मी। उसने फटाक से जो है रिफ्यूज कर दिया। क्यों रिफ्यूज किया, फिर आगे मेंशन किया जा रहा है, एक्चुअली आई वांटेड हिज स्कूटर फॉर अ डे, क्योंकि मैं उसका जो है वास्तव में मैं उसका स्कूटर एक दिन के लिए चाहता था। अगर ये एक्चुअली नहीं होता तो आर पहले आता, लेकिन अगर एक्चुअली लगा दिया गया है तो पी पहले आएगा। तो जो करेक्ट सीक्वेंस होगा वन पी आर होगा। क्या होगा, वन पी आर होगा, और ये बी ऑप्शन होगा करेक्ट। ये जो एक्चुअली शब्द है, एक्चुअली जो वर्ड है, ये जो है जो सेंटेंस को है उसने उल्टा कर दिया है। और इस चीज को ध्यान से अगर आप समझ पाओगे, थोड़ी प्रैक्टिस अच्छी हो पाएगी, तभी सेंटेंस को करेक्ट कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद चलो अगले सेंटेंस पे चलते हैं, अगले पैराजम्बल पे चलते हैं।
वेनिस इज ए स्ट्रेंज सिटी, बोला जा रहा है वेनिस इज ए स्ट्रेंज सिटी, देयर आर अबाउट 400 ऑड ब्रिजेस कनेक्टिंग द आइसलैंड ऑफ वेनिस, देयर आर नो मोटर कार्स, कहां पे मोटर कार्स नहीं है, देयर ये पॉइंट आउट कर रहा है, नो हॉर्सेज एंड नो बसेस देयर, दीज स्मॉल आइसलैंड कुछ लोग पढ़ते हैं इसको आइलैंड्स पढ़ते हैं, वैसे करेक्ट प्रोनाउंसिएशन यही है, लेकिन अपन हिंदी भाषी वाले बच्चे क्या आइलैंड पढ़ने के बजाय आइसलैंड पढ़ लेते हैं, तो जैसे मर्जी है वैसे पढ़ लो, वहाँ कोई नहीं पूछने जा रहा है, लेकिन अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो आइलैंड्स पढ़ना, आइसलैंड मत पढ़ लेना, ठीक है। तो दीज स्मॉल आइलैंड आर क्लोज टू वन अनोदर, स्मॉल, अब यहाँ पे देखियो साफ साफ ये लिखा हुआ है कि ये स्मॉल आइलैंड्स है, मतलब बहुत सारे हैं। अगला है इट इज नॉट वन आइलैंड बट ए 100 आइलैंड, इट इज नॉट, इट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इट रिप्रेजेंट कर रहा है वेनिस को, इट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इट रिप्रेजेंट कर रहा है वेनिस को, तो मतलब वन के बाद आपको सीधे क्या लेना होगा, एस लेना होगा, क्योंकि इसके बाद इसका प्रोनाउन तुरंत इसके साथ होना चाहिए। और ऑप्शन देखो एक बार, क्यू आर पी एस, काम हो गया, क्योंकि ऑप्शन ही सारे अलग अलग हैं। जैसे ही ऑप्शन सारे अलग अलग हैं आपको सोचने की जरूरत ही नहीं, आप ऑप्शन ए पे टिक कर लो, और चाहो तो सेंस मैच करा के देख लो। चलो एक बार मैच करा देते हैं। वेनिस इज ए स्ट्रेंड सिटी, इट इज नॉट वन आइलैंड बट ए 100 आइलैंड, ठीक है। दीज स्मॉल आइलैंड आर क्लोज टू वन अनोदर, आर दिया हुआ है, बिल्कुल सही है कि ये क्लोज टू वन अनोदर है। देयर आर अबाउट 100 ऑड ब्रिजेस कनेक्टिंग द आइलैंड्स ऑफ वेनिस, ये जो आइलैंड है वो इनको कनेक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। देयर आर नो मोटर कार्स, नो हॉर्सेस एंड नो बसेस देयर, वहां पे कोई भी बसेस वो नहीं है। दिस इज बिकॉज, ये दिस किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज बिकॉज वेनिस हैज नो स्ट्रीट्स, क्योंकि वहां पे स्ट्रीट नहीं है, तो दिस इज बिकॉज ये भाई वहां पे ना मोटर कार है, ना हॉर्सेज है, ना बसेस है, क्योंकि वहां पे कोई स्ट्रीट ही नहीं है। तो ये जो दिस है ना, ये किसको पॉइंट आउट कर रहा है, ये इसको पॉइंट आउट कर रहा है, मतलब जो कनेक्शन है वो बिल्कुल सही है, जो हमने ऑप्शन टिक किया बिल्कुल सही है। देखा, एक प्रोनाउन ढूंढ के आपका सारा का सारा समय बच गया। अगर एक बार सेंटेंस पढ़ते और आपको ये पता चल जाता कि वन के बाद इट लेना है हमको, क्योंकि इट वेनिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसी का प्रोनाउन है, ऑप्शन इस तरीके से रखे गए हैं कि आपका काम तुरंत हो जाता। अब आप एक बात देख लो कि इस तरीके के क्वेश्चन को आप कौन सा अप्रोच दे रहे हो और इस तरीके के अप्रोच से आपको कितना बेनिफिट होने वाला है। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ अपन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर 8, बिफोर प्रेजेंटिंग ए पेपर इट इज एडवाइजेबल टू चूज ए सब्जेक्ट ऑफ योर इंटरेस्ट। व्हेन प्रेजेंटिंग योर पेपर स्पीक डिस्टिंक्टली एंड प्लीजेंटली। नेक्स्ट, रीड अप, जैसे नेक्स्ट आया इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो इसके पहले हुआ होगा। रीड अप अबाउट इट, मैं सिर्फ प्रोनाउन ढूंढता रहता हूं, मतलब ऐसे केसेस में मैं प्रोनाउन ढूंढता रहता हूं, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोस्ट्रेटिव एग्जेक्टिव ढूंढता रहता हूं। तो इट बिफोर यू राइट द पेपर, अब आपको ये देखना है कि ये इट किसके लिए आया है, ध्यान से। देन प्रायर टू राइटिंग मेक ए क्लियर प्लान टू इंश्योर ऑर्डरली प्रेजेंटेशन। वाइल रीडिंग यू शुड मेक नोट्स। In this way, the interest of the listener is enhanced and you are appreciated. अब it किसके लिए आया है, it आपका यहाँ पे सब्जेक्ट के लिए आया है। Before presenting a paper, it is advisable to choose a subject of your interest. कोई चीज अगर आप प्रेजेंट करने जा रहे हो तो साफ साफ बोला जा रहा है कि ये एडवाइस किया जाता है कि भाई साहब सब्जेक्ट अपनी इंटरेस्ट का चुनो ताकि वो कर सकते हो। उसके बाद लिखा है नेक्स्ट क्या है, रीड अप, आपने चूज कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट रीड अप, उसको पढ़ो, अबाउट इट, जो भी आपने सब्जेक्ट चूज किया उसके ऊपर पढ़ो। तो ये अबाउट इट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इस सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब वन के बाद आपका क्यू आना चाहिए। अब वन के बाद क्यू आप पकड़ लिए तो ऑप्शन देखो कैसे, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ रहे हैं बात अब हमारी, कि एक ऑप्शन है, आप चाहो तो बैठ के इसके फिर से आप सारे के सारे क्यू एस आर पी लिख के इसका सेंस मैच कराओ और सेंस देखो। हमारा काम तो इतने में हो गया, हमारा काम तो एक लाइन में हो गया। ये सारे प्रीवियस ईयर के 2016 से पहले के क्वेश्चन है, 17, 18, 19 में तो और घटिया क्वेश्चन आए थे, सेकंड्स में निकल रहे थे। 9th है, वन कोल्ड नाइट जस्ट एज आई वॉज बॉट टू जंप इन टू बेड आई हियर्ड गन्स फायरिंग। फिर पी में दिया हुआ है, द होल सिटी सीम्स टू बी लिट बाई हेवनली, ऑन लुकिंग आउट आई सा द फ्लैशेज ऑफ द फास्ट ट्रेवलिंग बुलेट्स, आई स्टूड मोशनलेस एज सेल्स विसल पास्ट, आई रन टू द नियरेस्ट विंडो, इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक फायरवर्क्स except that the flashes were not for celebration but for destruction। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एक तो हमें इट यहाँ पे देखने को मिला है, एक चीज यहाँ पे खास करके ये दिखा है, आई रैन टू द नियरेस्ट विंडो और लिखा हुआ है ऑन लुकिंग आउट। जब विंडो के पास पहुंचोगे तभी तो लुक आउट करके देखोगे, तो एस क्यू एक सीक्वेंस होना चाहिए। ऑप्शन ध्यान से देखोगे तो एस क्यू यहाँ पे मिल रहा है, एस क्यू यहाँ पे मिल रहा है और एस क्यू यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे नहीं मिल रहा है, तो एक ऑप्शन आप एलिमिनेट कर पाओगे। इसके बाद आपको इस बात का ध्यान देना है, जो इट है वो किसको रिप्रेजेंट करना है। इट वॉल ऑलमोस्ट लाइक फायरवर्क,
एक्सेप्ट दैट। अब एक तो बात यह ना SQ इससे स्टार्ट होना चाहिए या SQ एंड में होना चाहिए, दो में एंड में है, एक में स्टार्टिंग में है। तो ये जो छठवां ऑप्शन है ये हमें थोड़ा पॉइंट आउट कर रहा है। इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक फायरवर्क एक्सेप्ट दैट द फ्लैशेस वर नॉट फॉर सेलिब्रेशन बट फॉर डिस्ट्रक्शन। तो जब भी हम कोई बात कह रहे होते हैं कोई चीज, जैसे कि क्यू में दिया हुआ है ऑन लुकिंग आउट आई सा द फ्लैशेस, यहां पे द फ्लैशेस मेंशन है, आई सा द फ्लैशेस ऑफ द फास्ट ट्रेवलिंग बुलेट। अगर किसी चीज को मेंशन किया जाता है तो उसी के साथ उसको कंटिन्यू किया जाता है, उसके विषय में और डिटेल इंफॉर्मेशन दी जाती है। और इस चीज को ऐसे समझो कि गजनी या फिर आमिर खान की तरह जो मूवियाँ 3 इडियट है या फिर गजनी टाइप का है, उस तरीके का पैराग्राफ फॉर्म नहीं होता है कि थोड़ा सा जो स्टोरी स्टार्ट में चला और फिर थोड़ा आगे चला, फिर घूम के पीछे चला, फिर आगे चला। तो आमिर खान की जितनी पिक्चरें होती है वो इसी तरीके से चलती है। जबकि जो पैराग्राफ फॉर्म होता है वो क्या होता है, एक स्टोरी सीधे चलती है। क्या होती है, एक स्टोरी शुरू से चलती है और सीधे चलती है। तो अगर हम फ्लैशेस यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं ऑन लुकिंग आउट आई सा द फ्लैशेस ऑफ द फास्ट ट्रेवलिंग बुलेट, तो इससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है इसके साथ लगे लगे देंगे। उसके बाद वही बोल रहा है कि इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक फायरवर्क्स। यहां क्या है, आई सॉ द फ्लैशेस ऑफ द फास्ट ट्रेवलिंग बुलेट, इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक फायरवर्क, ये फायरवर्क की तरह दिख रहा था। दैट एक्सेप्ट दैट द फ्लैशेस, और ये जो फ्लैशेस थी वो नॉट फॉर सेलिब्रेशन बट फॉर डिस्ट्रक्शन। तो ये जो आपका आएगा ये क्यू के साथ 6 वाला पार्ट आना चाहिए, और ऑलरेडी हम ये देख चुके हैं SQ6 आना चाहिए। अब आपके पास बचा हुआ है RP में ये फाइंड आउट करना कि R पहले आएगा कि P पहले आएगा। अब आपको RP दोनों ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। देखो लिखा हुआ है वन कोल्ड नाइट जस्ट एज आई वॉज अबाउट टू जंप इन टू बेड आई हियर्ड गन फायरिंग। अब हमने क्या है सुना गन फायरिंग, और उसके बाद लिखा हुआ है द होल सिटी सीम्स टू बी लीड बाय हेवनली, और इसके बाद पी में क्या लिखा, पी में ये लिखा हुआ, आर में लिखा आई स्टूड मोशनलेस एज सेल्स विसल पास्ट। आई स्टूड मोशनलेस, मैं मोशनलेस खड़ा रह गया। क्या है, एज सेल्स विसल पास्ट, जैसे ही वो कानों की तरफ से आवाज गुजरी तो क्या हुआ, मैं मोशनलेस रह गया। तो अगर आप सुनोगे तभी तो जो है वो ना भाई लगेगा ना वो पास हो रहा है, तभी तो आप मोशनलेस होगे। तो इसके बाद जो है वो आर आएगा, किसके बाद, आर आएगा। अब उसके बाद क्या हो सकता है, फिर पी आएगा कि द होल सिटी सीम्स टू बी लिट बाय हेवनली, जो पूरा का पूरा शहर था वो दिखाई दे रहा था, बिल्कुल जला हुआ एकदम। ठीक है, तो जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा 1 के बाद आर के बाद पी और उसके बाद क्यू एन एस। तो करेक्ट ऑप्शन है RPQS, और इसका जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन जाएगा फर्स्ट पार्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन होने वाला है, और क्वेश्चन थोड़ा सा आसान है। ये ए पैंथर इट इज रिपोर्टेड ब्रोक इनटू ए हाउस स्टरडे अट्रैक्टेड बाय द स्मेल ऑफ द कैटल इन द शेड क्लोज बाय जस्ट एज द पैंथर was about to leap on him he sought out of his bed and jumped onto a cupboard of heavy steel। ये him he his ये किसके लिए आया है अभी तक हमको पता नहीं है क्योंकि 1 में दिया नहीं गया है। The neighbors heard his cries, अब ये his cries किसका है अभी भी हमको नहीं पता चला है। and broke open the door, it strayed into the house where a boy, ये जो a boy है यहां मिला, इसका ये मतलब है आर पी और क्यू से पहले आएगा, आर पी और क्यू से पहले आएगा। और इसमें आर में दिया हुआ इट आपके एनिमल के लिए इस्तेमाल होता है, पैंथर के लिए। इट स्टेड इनटू द हाउस वेयर ए बॉय सीताराम वाज स्लीपिंग अलोन, ये सीताराम के लिए ही हिज हिम सब कुछ आया हुआ है। ही हियर्ड साउंड एंड वेकअप, तो आपके ऑप्शन देख लो पी आर क्यू। यार आर यहां पे मेंशन है, ये कट हो गया क्योंकि इसका प्रोनाउन इसके साथ आएगा। इट स्ट्रेड इनटू द हाउस वेयर ए बॉय सीताराम वाज स्लीपिंग अलोन, ही हियर्ड साउंड एंड वोक अप। अब 2-3 बातें हैं, अब बात सुनो, यहां पे मेंशन है हियर्ड साउंड एंड वोक अप। पहले उसने सुना और उसके बाद वो जग गया, जगेगा तभी तो क्राई करेगा, तभी तो साउट करेगा। अब यहां पे देखो वो जगा, इसका ये मतलब है एस पहले आना चाहिए। अब यहां पे आगे दिया हुआ है ये सॉर्ट आउट हुआ कहां पे, जस्ट एज पैंथर वाज अबाउट टू लीप ऑन हिम ही सॉर्ट आउट, उसने चिल्लाएगा तभी तो कोई क्राई सुनेगा, इसका मतलब है एस के बाद पी और देन फाइनली आपका क्यू, ये आना चाहिए। तो आपको ये मिल गया था 1 के साथ आर और फिर RSPQ। तो ये तो क्रोनोलॉजी में मिल गई कि पहले बच्चा उठेगा, ठीक है, फिर चिल्लाएगा, फिर कोई नाइबर उसकी क्राई सुनेगा, उसका चिल्लाना उसका क्राई सुनेगा। तो 1 RSPQ, तो ये करेक्ट सीक्वेंस जाएगा और आपके पास जो ऑप्शन है 1 RSPQ, तो जो है बी क्या हो जाएगा, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया हो और आपने कुछ आज के लेक्चर में सीखा।
ये मेंस का बैच कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल एप्लीकेशन होगा उज्ज्वल सर के नाम से, उसको एक काम कीजिए, आप उसको डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद मेंस के बैच में एनरोल कीजिए। कोर्स पूरी तरीके से फ्री है। जो असाइनमेंट्स है, जो पीडीएफ्स है, आपको उसी कोर्स के अंदर ही मिल जाएगा और इस बैच के हर क्लास से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको वहीं पे मिलेगी। सो गुड नाइट गाइज, लव यू।